हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषण या संचार या कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको दूसरा लेक्चर दिया जा रहा है। पहला लेक्चर आपको दिया जा चुका है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। जल्द ही प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें सीसेट के सभी वीडियोस उसमें रख दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और देखने से पहले आप यहाँ पर देखिए, एक गौरैया बैठी हुई है। तो इस समय बहुत गर्मी का मौसम है। आज ही हमने देखा एक आदमी अपने घर के सामने अपनी बाइक धुल रहा था और बाइक धुल के जब वो चला गया तो वहाँ पर थोड़ा सा नीचे पानी बचा हुआ था। तो एक गिलहरी ऊपर से उतर के आती है और गिलहरी जाती है, वो पानी पीती है। पानी पीने के बाद फिर वो चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि गौरैया वगैरह पक्षियों के लिए अपने घर की छतों पर थोड़ा पानी रखिए। आपके पास तो पानी है, आप बॉटल में भर के रखे हैं या फिर आपके पास फ़िल्टर लगा हुआ है, आप तुरंत पानी पी लेते हैं। ये पशु यानी ये पक्षी जो हैं, पशु पक्षी कहाँ पर जाएंगे पीने के लिए? ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन इन पशुओं के प्रति, इन पक्षियों के प्रति आपके अंदर होने चाहिए। आप बताइएगा, विश्व गौरैया दिवस कब से मनाया जाता है और किस डेट को विश्व गौरैया दिवस होता है? डेट क्या है और 2022 की गौरैया दिवस की थीम क्या है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। आज हम लोग को पढ़ना है अशाब्दिक संचार के पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रोक्सेमिक्स, पार्श्वभाषा और क्रोनोमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग चलिए शुरू से इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि कुछ इसमें कन्फ्यूजन न रहे। तो संचार क्या है? संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जटिल तथा वैज्ञानिक और गत्यात्मक है। संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समुदाय। कम्युनिस्ट प्लस कम्युनिकेट इक्वल टू कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार एक रेखीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत संचार को सरल रूप में बढ़ता हुआ माना गया। जैसे कोई संदेश अ भेज रहा है और ब उसे ग्रहण कर रहा है, यानी प्रेषक होता है, बीच में संदेश हो गया, फिर उसके बाद प्राप्त करता है यानी कि रिसीवर होता है। ठीक है, अब संदेश के 8 तत्व हैं। ठीक है, संप्रेषण संचार के 8 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व जो है कि प्रेषक यानी भेजने वाला होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में सबसे पहले तो इनकोडिंग होती है। आपके फ़ोन में ही इनकोडर लगा होता है, जिसको संकेतन हिंदी में कहते हैं। फिर जो संदेश होता है उसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के द्वारा वो आगे पहुँचता है और जहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर डिकोडिंग होती है। तो डिकोडिंग यहाँ पर, फिर रिसीवर उसे प्राप्त करता है। उसके बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देता है रिसीवर। और शोर, नॉइस भी एक घटक है, एक एलिमेंट है। ठीक है, संप्रेषण का तो टोटल 8 एलिमेंट हैं संप्रेषण के। कौन? प्रेषक हो गया, सेंडर हो गया, प्रेषक यानी सेंडर, संकेतन यानी इनकोडिंग, संदेश यानी मैसेज, माध्यम हो गया, डिकोडिंग यानी कूटानुवाद, और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, शोर और नॉइस, यानी टोटल 8 हैं। स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह नहीं थी तो इनकोडिंग, डिकोडिंग ये दोनों चीज़ें नहीं हुआ करती थी, सिर्फ 6 थे। लेकिन अब कितने हो गए हैं? 8 तत्व हैं, 8 एलिमेंट हैं संप्रेषण के। तो यही तत्व हैं। उसमें से नॉइस जो है, संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है, शोर करते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचार के प्रकार की बात करें तो कई प्रकार के संचार हैं। अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक, और तीसरा समूह संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन, और चौथा जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन होता है। आज सबको पढ़ा जाएगा। तो अंतःवैयक्तिक क्या होता है? अंतः हम खुद से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, खुद से बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि आज ये सब्जेक्ट तो ख़त्म करके ही सांस लेंगे। ठीक है, तो सांस रोकिएगा मत, मतलब आज पूरे दिन में ये सब्जेक्ट ख़त्म करके ही हम बैठेंगे, है ना। तो ये अंतःकरण होता है। अंतः अपने अंदर की, अंतरात्मा से बात करते हैं हम। ठीक है, इंटरपर्सनल जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, और समूह संचार और मास कम्युनिकेशन अभी आगे हम बताएंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है इंटरपर्सनल। अंतर तो ठीक है, लेकिन इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है कई भागों में बटा होता है, जिसमें से एक है शाब्दिक यानी वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन में मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन होता है, और लिखित संचार भी होता है। ओके, और अशाब्दिक में शारीरिक हाव भाव एवं संकेतों के माध्यम से किया गया संचार होता है। ठीक है, मौखिक संचार, मौखिक यानी कि जब कोई संदेश या सूचना मौखिक, ओरली
उच्चारण द्वारा प्रेषित की जाती है उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसमें केवल दो पक्ष होते हैं, प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता। मौखिक संचार के द्वारा ही मानवीय व सामाजिक संबंधों की स्थापना की जाती है। इस संचार में वार्तालाप, अनौपचारिक सूचना, समूह चर्चा, भाषण तथा अंगूरी लता संचार इत्यादि आते हैं। याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत आते हैं अंगूरी लता, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। और मौखिक संचार में व्यवधान या रुकावट को एंट्रोफी कहते हैं। याद रखिएगा, लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन, जब कोई संदेश या सूचना प्राप्त करता यानी कि रिसीवर को लिखित रूप से प्रेषित की जाती है उसे लिखित संचार कहते हैं। इस संचार का कार्यालयी महत्व सर्वाधिक होता है, जैसे प्रतिवेदन, फैक्स, बुलेटिन, परिपत्र या कार्यालयी आदेश, सोशल नेटवर्किंग, नोटिस, ये सब लिखित संचार के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अशाब्दिक संचार, जिस संचार में व्यक्ति संदेश को प्रेषित करने के लिए भाषा के अतिरिक्त अशाब्दिक व्यवहार या संकेतों, मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़ का उतार चढ़ाव का उपयोग करता है, तो ऐसे संचार को अशाब्दिक संचार कहते हैं। अशाब्दिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन सर्वाधिक प्रभावी होता है। फेशियल एक्सप्रेशन, इसकी प्रभाविता शारीरिक हाव भाव से भी अधिक होती है। अशाब्दिक संचार के कुछ पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, इसके टाइप्स हैं, कितने प्रकार के हैं ये प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, पैरा लैंग्वेज यानी पार्श्व भाषा, टच लैंग्वेज यानी स्पर्श की भाषा, एक है क्रोनोमिक्स। अब हम एक एक को बेहतर तरीके से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। याद रखिएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ये पार्ट हैं, अशाब्दिक संचार या अवाचिक संचार के पार्ट हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए है काइनेसिक्स या काय भाषा क्या है, लैंग्वेज ऑफ बॉडी। पहले याद रखिए, काइनेसिक्स या काय भाषा क्या है, लैंग्वेज ऑफ बॉडी। अशाब्दिक संचार के इस विधा का संबंध संचारकर्ता द्वारा दिखाई गई शारीरिक स्थिति, शारीरिक मुद्रा, हाव भाव तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों से होता है, यानी बॉडी मूवमेंट्स किस प्रकार से होते हैं उससे यह प्रदर्शित होता है, ठीक है। डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन पहली बार विश्व भ्रमण में, डार्विन जब पहली बार विश्व भ्रमण पर निकले तो उन्होंने देखा कि मुख मुद्राओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया उन्होंने और बताया कि विश्व के सभी स्थानों के लोग समान संदेशों को व्यक्त करने के लिए बहुत कम अंतरों के साथ समान अभिव्यक्त करते हैं। डार्विन ने क्या कहा कि जब वो भ्रमण करने निकले तो उन्होंने देखा कि विश्व के हर जगह के लोग समान टाइप के हाव भाव, बॉडी पोस्चर, बॉडी मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे क्रोध के समय सेम टाइप का, हर्ष उल्लास के समय हंसते हैं, उदासी के समय मुंह पिचका के बैठे रहते हैं, विरुचि, भय, आश्चर्य, सब में लगभग समानता पाई जाती है, ठीक है। तो ये काइनेसिक्स है, बॉडी लैंग्वेज यानी काय भाषा। याद रखिएगा 5 हैं इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जैसे पलक उठा लिए, आंखें बड़ी कर लिए यानी गुस्सा हो गए हैं, अविश्वास और गुस्सा दिखा रहे हैं, आंखें क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। ऐसे नाक रगड़ रहे हैं तो यानी उलझन है, नाक रगड़ रहे हैं। ताली बजाना, समर्थन कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। कंधे उचकना यानी मतभेद हैं। आंख मारना अंतरंगता की बात हो जाती है। उंगली चटकाना अधीरता। माथा पीटना यानी भूल गए माथा पीट रहे। शिथिल मुद्रा यानी व्यक्ति तथा वार्तालाप में दिलचस्पी को दर्शाता है। शिथिल मुद्रा बहुत आसानी से बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। यहाँ पर और चीज़ें दी हुई हैं जैसे छाती पर बाँह से बाँह फंसाना बचाव की मुद्रा। सर्दियों में आप अक्सर करते रहते हैं सर्दियों से बचने के लिए। चश्मा उतार कर रख देना टेबल पर, मतलब अब सुनने की इच्छा नहीं है, क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो आप। आंखें सिकोड़न यानी अस्वीकृति। गले के पीछे एक हाथ रखना, गले के पीछे आप हाथ रखते हैं तो यह असहमति का प्रतीक होता है। गाल पर हाथ रखना चिंता और सोचने का संकेतन, ठीक है। गाल पर हाथ रखना। जम्हाई लेना ओब या भ्रम का घोतक है। त्योरी चढ़ाना चिढ़ अथवा कुछ होने का संकेतक। नाक को थोड़ा छूना और रगड़ना अस्वीकृति शंका का घोतक। जेब में हाथ डालकर चलना उदासी का घोतक है। जेब में हाथ डालकर चलना, ठीक है। जेब में हाथ डाल के चल रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, पत्थर उड़ जा रहा है ना। तो ये है, ये क्या है, ये सब काइनेसिक्स या काय भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये अशाब्दिक संचार के पहलू हैं। याद रखिए काइनेसिक्स या काय भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज ऑफ बॉडी के बारे में ये है। दूसरा वाला बात करें प्रॉक्सिमिक्स है। ये प्रॉक्सिमिक्स है यानी अंतराल की भाषा। कुल मिलाकर एक लाइन में दो लोगों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए संचार के लिए, इस प्रकार के संचार के लिए, ये जो होता है प्रॉक्सिमिक्स या अंतराल की भाषा कही जाती है, ठीक है। देखते हैं इसको। अशाब्दिक संचार के इस पहलू में संचारक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य
भौतिक अंतराल से मिलने वाले संकेतों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे अंतराल की भाषा कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ स्पेस, प्रॉक्सिमिक्स, लैंग्वेज ऑफ स्पेस, सीधे सीधे लिखेगा प्रॉक्सिमिक्स किसके अंतर्गत आता है, लैंग्वेज ऑफ स्पेस देगा ऑप्शन, और भी देगा लैंग्वेज ऑफ बॉडी, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें कई टाइप हैं, जैसे घनिष्ठ संचार, इंटीमेट कम्युनिकेशन, इंटीमेट यानी इसमें दो व्यक्तियों के मध्य की दूरी 0 से 1.5 यानी 1.5 फीट तक होती है। यह घनिष्ठ संचार का घोतक है। जनसेवक को इस प्रकार के संचार से दूर रहना चाहिए, जनसेवक को इस प्रकार संचार से दूर रहना चाहिए। इंटीमेट कम्युनिकेशन घनिष्ठ संचार है तो बहुत कम दूरी होती। वैयक्तिक संचार होता है तो 1.5 से 4 फीट तक की इसमें दूरी होती है, ठीक है। पेशेवर जीवन संबंधी संचार इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन 4 फीट से 12 फीट तक इसमें दूरी होती है। सामाजिक जुटाव अथवा शिकायत सम्मेलन में इसी प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। जनसंचार में क्या होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन में 12 फीट इस प्रकार के संचार में संचारकर्ता तथा श्रोता, सुनने वाले के बीच की दूरी 12 फीट से सुनाई देने की दूरी तक होती है। तकनीकी का प्रयोग कर इसके बीच की दूरी बढ़ाई भी जा सकती है। यह एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। एक जनसेवक के रूप में आपका संप्रेषण पर्सनल टच वाली होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, ठीक है। पब्लिक कम्युनिकेशन जनसंचार में, ओके। तो यहाँ पर घनिष्ठ संचार, वैयक्तिक संचार, सामाजिक संचार, जनसंचार। प्रॉक्सिमिक्स यानी अंतराल की भाषा है। लैंग्वेज ऑफ स्पेस की बात यहाँ पर हो रही है, ओके। लैंग्वेज ऑफ स्पेस की यहाँ बात हो रही है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉक्सिमिक्स। अब बात करते हैं क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स यानी समय की भाषा, समय की भाषा। समय को धन के रूप में देखना क्रोनोमिक्स कहलाता है। समय को धन के रूप में देखना क्रोनोमिक्स कहलाता है। इसमें समय को जीवन में इष्टतम उपयोग किया जाता है। समय के उपयोग के आधार पर क्रोनोमिक्स को 2 भागों में बांटा जाता है, मोनोक्रोनोमिक्स और पॉलीक्रोनोमिक्स, ओके। मोनोक्रोनोमिक्स क्या है, यह विकसित देशों में देखा जाता है। दुनिया के सभी विकसित देशों में एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दिया जाता है। समय ही धन है और धन से अधिक महत्वपूर्ण भी है। इसका मूल मंत्र है समय धन है और इसका उपयोग सूझबूझ से करो। जैसे कि आज की डेट में आपका समय चल रहा है 29 दिन या कितने दिन, 27 दिन शेष बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस 19 दिन शेष बचे हुए हैं यूपीएससी में, इसलिए समय बहुत कम है। तो उसी प्रकार से सूझबूझ से इसका प्रयोग करिए। लेजर बीम की तरह एक लक्ष्य केंद्रित या किए गए प्रयास पर अपेक्षित परिणाम निकलता है। इस प्रकार वह अपने देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं और प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। भारत के लोगों को, मतलब आज की डेट में जैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो जो भी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप लोग फॉर्म भर देते हैं। आपके सामने थोड़ा सा समस्या भी है कि भरना भी ज़रूरी है। समस्या ये है कि बहुत कम वैकेंसी है, कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए भरना भी ज़रूरी है। लेकिन यही है मोनोक्रोनोमिक्स। पॉलीक्रोनोमिक्स ये हो जाता है, पॉलीक्रोनोमिक्स में आता है। लेकिन मोनोक्रोनोमिक्स क्या है कि एक ही चीज़ पर एकदम ध्यान रखना। कोई होगा जो एकदम सीधे सीधे यूपीएससी पे लगा होगा तो उसको कोई मतलब नहीं यूपीपीसीएस वगैरह से, वैसे 4-5 साल बाद फिर से मतलब हो जाता है। पॉलीक्रोनोमिक्स की बात करें, यह विकासशील देशों में पाया जाता है। तृतीय विश्व युद्ध देश जैसे भारत और अफ्रीकी देश के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तो ये यहाँ अवसरों की संख्या अत्यंत कम होने के कारण एक साथ कई कार्यों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये पॉलीक्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स क्या है, समय की भाषा है। मोनोक्रोनोमिक्स क्या है, यह विकसित देशों में देखा जाता है। दुनिया के सभी विकसित देशों में एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दिया जाता है। तो क्रोनोमिक्स क्या है, समय की भाषा है। तो ये समय की भाषा को आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है समय की भाषा के बाद हैप्टिक्स है। हैप्टिक्स यानी टच लैंग्वेज, टच की भाषा है, टच लैंग्वेज। स्पर्श को सकारात्मक या नकारात्मक रूप प्रदान करता है। जैसे पीठ थपथपाना अत्यंत सकारात्मक संप्रेषण का उदाहरण है। स्पर्श की भाषा में शरीर के ऊपरी आधे भाग पर स्पर्श सकारात्मक माना जाता है। साथ ही शरीर के ऊपरी 1/4 भाग पर स्पर्श अत्यंत सकारात्मक माना जाता है और शरीर के निचले आधे भाग पर स्पर्श नकारात्मक माना जाता है। पैर को छोड़कर, क्योंकि पैर छूना भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। पिता, माता, बेटा, बेटी की आलिंगन करके माथे को चूम ले, यह बच्चे के लिए अत्यंत प्रभावी प्रेरणा होती है। स्पर्श की भाषा की महत्ता बताते हुए एक कवि ने लिखा है कि चुंबन अंकित करती है जब सर पर हाथ फिराकर माँ, आसमान से ऊंचा मुझको मेरा माथा लगता है। क्या बात है, चुंबन अंकित करती है जब सर पर हाथ फिराकर माँ, आसमान से ऊंचा मुझको मेरा माथा लगता है। अभाषिक संप्रेषण में चेहरे की अभिव्यक्ति सर्वाधिक प्रभावी होती है। इसकी प्रभाविता शारीरिक हाव भाव से भी अधिक होती है। तो ये हैप्टिक्स है, स्पर्श की भाषा है, ठीक है।
अब यहाँ पर आँखों की बात हो जाए तो आँखें जो होती हैं, नैना, ये नैन जो होते हैं, एक सॉन्ग है ना कि, सॉन्ग कौन सा है, तो है ना एक, नैना रे नैना तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए, यही है ना, ऐसे ही कुछ है, याद नहीं आ रहा पूरा गाना। तो आँखें ही हैं सभी प्रकार के संभव संचार में, आंखें संप्रेषण की सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आंखें आत्मा की खिड़की हैं। आंखें झूठ नहीं बोलती हैं, ठीक है, आंखें झूठ नहीं बोलती हैं, ये बात सही है, आंखें झूठ नहीं बोलती। अभिनेता या अभिनेत्री मीडिया से छुपने के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो यही है नैना रे नैना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बचा हुआ है कि पार्श्व भाषा यानी पैरा लैंग्वेज क्या है, या भाषिक यानी वर्बल तथा अभाषिक नॉन वर्बल संप्रेषण के बीच योजक कड़ी है। मतलब भाषिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल के बीच में ये आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आवाज़ की गुणवत्ता, स्वर, ध्वनि, आवाज़ की गुणवत्ता ने मतलब वॉइस क्वालिटी, स्वर, ध्वनि, वॉल्यूम, बोलने की दर और तारतत्व, पिच, मुस्कुराना, हंसना, जम्हाई लेना आता है। जब शब्दों पर बल डाला जाता है तो इसके मायने भी बदल जाते हैं। यह भाषिक संप्रेषण का अत्यंत प्रभावी औजार है। अपने इसी शक्ति कारण लोक भाषा अत्यंत प्रभावी होती है। पैरा लैंग्वेज में पैरा शब्द का आशय समान तथा लैंग्वेज शब्द का अर्थ भाषा है। दोनों के संयुक्त अर्थ को हिंदी में पार्श्व भाषा कहते हैं। मौखिक संचार में वक्ता का यदि गहन अवलोकन करें तो पता चलता है कि वह अपने संचार में अनेक संकेत, स्वर का उतार चढ़ाव, धारा प्रवाह अथवा अप्रवाह, जगह जगह वाणी को अल्प विराम, हम जैसे बोल रहे हैं ना, बार बार देख रहे होंगे आप, सुन रहे हैं, ऊंची आवाज़ अथवा धीमी आवाज़ जाने अनजाने में प्रयोग करता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति को ही मिश्रित रूप से पार्श्व भाषा कहा जाता है। संचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में दैहिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज की भांति पार्श्व भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पार्श्व भाषा मौखिक अभिव्यक्ति का एक ऐसा ढंग है जिसमें शब्दों को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसको अशाब्दिक संचार का माध्यम कहते हैं। पार्श्व भाषा का एक विस्तृत क्षेत्र है जिसके महत्वपूर्ण भाग निम्नलिखित हैं: आवाज़, आवाज़, उच्चावच एवं शब्दता, ठीक है। तो यही पैरा लैंग्वेज है, पार्श्व भाषा, ठीक है। तो आपने पांचों देख लिया, फिर से देखते हैं, नहीं तो समस्या गंभीर हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। अशाब्दिक संचार, जिस संचार में व्यक्ति संदेश को प्रेषित करने के लिए भाषा के अतिरिक्त अशाब्दिक व्यवहार या संकेतों, मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़ का उतार चढ़ाव प्रयोग करता है, अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं: प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, पार्श्व भाषा, स्पर्श की भाषा, क्रोनोमिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको। तो काइनेसिक्स या काय भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ बॉडी, जैसे नाक रगड़ना, ताली बजाना, आंखें मारना, उंगली चटकाना, माथा पीटना, पलक उठाना, तो अलग अलग ये जो लैंग्वेज ऑफ बॉडी है, ठीक है। गले के पीछे एक हाथ रखना मतलब असहमति का प्रतीक है, असहमति का प्रतीक है। जमाई लेना उब भ्रम का घोतक है। त्योरी चढ़ाना चिढ़, नाक को थोड़ा छूना और रगड़ना अस्वीकृति, शंका का घोतक। जेब में हाथ डालकर चलना उदासी का घोतक है। ओके, ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स क्या? अंतराल की भाषा, मतलब कि श्रोता और मतलब जो बोल रहा है वक्ता के बीच की दूरी की बात है। इस प्रकार के संचार कई प्रकार के हैं, जैसे इंटीमेट कम्युनिकेशन, इसमें 1.5 फीट की दूरी होती है। वैयक्तिक संचार है, सामाजिक संचार है, जन संचार है, तो इसमें अलग अलग दूरी यानी अंतराल, लैंग्वेज ऑफ स्पेस की बात होती है। तो ये प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है, प्रॉक्सिमिक्स। ओके। तीसरा जो क्रोनोमिक्स या समय की भाषा है, इसमें मोनोक्रोनोमिक्स और पॉलीक्रोनोमिक्स। भारतीय लोगों को पॉलीक्रोनोमिक्स कहा जाता है क्योंकि अवसर का अभाव होता है, इसलिए कई जगह हाथ पैर मारते रहते हैं। और मोनोक्रोनोमिक्स में जैसे विकसित देशों में लोग एक ही टारगेट पर फिक्स रहते हैं, भारत में भी एक ही टारगेट पर फिक्स रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मोनोक्रोनोमिक्स, पॉलीक्रोनोमिक्स यानी क्रोनोमिक्स समय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ टाइम है। और हेप्टिक्स क्या है? टच लैंग्वेज है जिसमें आँखों की भी बात की गई है। तो पार्श्व भाषा यानी पैरा लैंग्वेज, पार्श्व भाषा, इसमें जो है कि आवाज़, उच्चावच एवं शब्द दाब की बातें होती हैं, ठीक है। इसमें आवाज़ की गुणवत्ता, स्वर, ध्वनि, बोलने की दर और तारतत्व, मुस्कुराना, हंसना, जमाई लेना, सब कुछ आता है, ठीक है। तो आपने फिर से देखें, इसको फिर से देखिए, नहीं तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। पहला क्या है? काइनेसिक्स यानी लैंग्वेज ऑफ बॉडी की बात हो रही है। दूसरा क्या है? प्रॉक्सिमिक्स यानी लैंग्वेज ऑफ स्पेस यानी अंतराल की भाषा। क्रोनोमिक्स है समय की भाषा। मोनोक्रोनोमिक्स, पॉलीक्रोनोमिक्स। हेप्टिक्स यानी स्पर्श की भाषा। और पार्श्व भाषा यानी पैरा लैंग्वेज जो है जिसमें आवाज़ की गुणवत्ता, ध्वनि, स्वर,
बोलने की दर और तारतत्व, मुस्कुराना, जम्हाई लेना, सब कुछ आता है। अब बात करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन यानी समूह संचार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यह संचार अंतर्वैयक्तिक संचार का ही विस्तृत रूप है। अंतर्वैयक्तिक क्या है? अंतःवैयक्तिक नहीं है, अंतर्वैयक्तिक की बात हो रही, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो रही। तो यह संचार अंतर्वैयक्तिक संचार का ही विस्तृत रूप है। जब राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी, कार्य शिविर, सार्वजनिक व्याख्यान तथा सभाओं आदि में विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे समूह संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इस संचार में दो से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी अनिवार्य होती है। इस संचार में शोर की समस्या के कारण प्रतिपुष्टि अंतर्वैयक्तिक संचार के मुकाबले धीमा और व्यवधानपूर्ण होता है। इंटरपर्सनल में दो या दो से अधिक, दो चार लोग हों, लेकिन अंतर्वैयक्तिक का विस्तृत रूप समूह संचार ग्रुप कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है? प्रतिपुष्टि जो होती है उसके मुकाबले धीमा और व्यवधानपूर्ण होती है क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ओके, मैकवाइजर एवं पेज के अनुसार ये लोग भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। मैकवाइजर और पेज क्या कह रहे हैं कि समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। ऑकबर्न व निमकॉफ के अनुसार जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये एक मैकवाइजर और ऑकबर्न व निमकॉफ के विचार हैं। सामूहिक वाद विवाद नाट्यशालाओं में सामूहिक अवलोकन, सिनेमा, फोरम समूह संचार के उदाहरण हैं, ठीक है। ये फोरम, ये सिनेमा, ये नाट्यशालाओं में सामूहिक अवलोकन, सामूहिक वाद विवाद, ये समूह संचार के उदाहरण हैं, ठीक है। समूह संचार में क्या होता है कि स्रोत है मतलब जो संचार कर रहा है, संदेश प्रेषित कर रहा है। समूह श्रोता होता है, ग्रुप में श्रोता होता है। फिर उसके बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो जब उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो वो प्रतिपुष्टि देगा, ठीक है। और समूह संचार का यही भाग है, ठीक है। तो ये समूह संचार है। अंतर्वैयक्तिक संचार का ही विस्तृत रूप है, ठीक है। इसमें प्रतिपुष्टि स्लो होती है, धीमा होती है अंतर्वैयक्तिक संचार के मुकाबले, लेकिन यह अंतर्वैयक्तिक संचार का विस्तृत रूप है। ओके, विस्तृत रूप है, फैला हुआ रूप है। अब बात करेंगे मास कम्युनिकेशन यानी जन संचार की। जन संचार क्या है? जन संचार दो शब्दों जन प्लस संचार से मिलकर बना है। जन मनुष्यों का समूह प्लस संचार फैलाना। क्या मतलब? जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं या फैलाते हैं, दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते या फैलाते हैं तो यह प्रक्रिया संचार कहलाती। अतः विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जन संचार कहलाएगी। क्या मतलब है? जन संचार, जन का मतलब मनुष्यों का समूह और संचार मतलब फैलाना। जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं या फैलाते हैं तो यह प्रक्रिया संचार कहलाती है। अतः विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जन संचार कहलाती है, सामूहिक प्रक्रिया, ठीक है। डॉक्टर एस मेहता के अनुसार जन संचार का अर्थ जन संचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना, यही है। डॉक्टर एस सी मेहता कहते हैं। जॉर्ज मिलर क्या कहते हैं? जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। इनका सीधा सा जवाब है कि जनसंचार का अर्थ है कि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, ठीक है। संचार प्रक्रिया में जनसंचार प्रक्रिया ही सबसे अधिक व्यापक तथा प्रभावी मानी जाती है क्योंकि इस प्रक्रिया में संप्रेषण एक ही जगह से अधिकाधिक श्रोताओं से संचार कर सकता है और विभिन्न माध्यमों से प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करता है। जैसे MyGovernment.in की वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है, मतलब देश के लोगों से कहा जाता है कि आप अपने विचार दीजिए, तो आपके विचार होंगे तो उस पर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब करते हैं रेडियो के द्वारा मन की बात करते हैं तो उसमें कुछ विचारों की भी बात की जाती है, तो आप अपना विचार दे सकते हैं। ओके, तो क्या है, यही सब चीज़ें हैं। जनसंचार प्रक्रिया में जनसंचार प्रक्रिया ही सबसे अधिक व्यापक तथा प्रभावी मानी जाती है क्योंकि इस प्रक्रिया में संप्रेषक मतलब सेंडर, संचार करने वाला एक ही जगह से अधिकाधिक श्रोताओं से संचार कर सकता है और विभिन्न माध्यमों से प्रतिपुष्टि भी प्राप्त कर सकता है, ठीक है, प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है। संचार की प्रक्रिया में अनेक जनसंचार के माध्यम अत्यंत प्रभावी रूप से अपना कार्य करते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं, दूरभाष यानी टेलीफोन, आकाशवाणी, ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए, ठीक है, पहले ऐसे ही बोलते थे रेडियो में, है ना, पहले, अब आप समाचार सुनिए। दूरदर्शन, तार, पत्र, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई जनसंचार के बारे में। तो यहाँ पर आपका संप्रेषण का लगभग
50 से 60% जो है कंप्लीट होता है। जनसंचार प्रक्रिया में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले संचारक यानी सेंडर होता है, फिर उसके बाद जो सेंडर मतलब कि जो सेंड कर रहा है, मैसेज जो दे रहा है, उसका एक संदेश होता है, मतलब वही मैसेज होता है। फिर उसको एक माध्यम चाहिए होता है, माध्यम, ठीक है, रेडियो टेलीविज़न के द्वारा भेज रहा है। प्राप्त करता है रिसीवर, जैसे कि आप हैं, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ प्रभाव पड़ा, ठीक है, प्रभाव पड़ा नहीं तो चलो हटाओ, क्या प्रभाव है ना, तो प्रभाव पड़ता है तो आप प्रतिपुष्टि फीडबैक भी देते हैं, ठीक है। जैसा कि बात की जाती है कि सुकरात ही थे ना, सुकरात ने कहा था कि शुरुआत हो जाती है फ़िलॉसफी की जब आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। फ़िलॉसफी की शुरुआत तभी होती है जब आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, तब शुरुआत हो जाती है फ़िलॉसफी की। तो जनसंचार में क्या है, जनसंचार प्रक्रिया मास कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक संचारक यानी सेंडर है, फिर उसका मैसेज होता है, फिर उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, फिर जो रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर वो फीडबैक देता है, ठीक है, फीडबैक देगा किसको, सेंडर को ही फीडबैक देगा। तो ये जनसंचार है। जनसंचार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समूह संचार भी हमने देखा। यहाँ पर पार्श्व भाषा यानी कि हम लोग यहाँ पर पैरा लैंग्वेज की बात की, जिसमें आवाज़, उच्च आवाज़, शब्दाब, गुणवत्ता, ध्वनि, स्वर, इसकी बात की। तो अब एक बार फिर से देखते हैं सबको, थोड़ा सा चीज़ें इसमें अभी संप्रेषण में थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो संप्रेषण में हम लोगों ने देखा, टाइप्स के बारे में सीधे बात करते हैं। टाइप यहाँ पर देखिए, संचार 4 प्रकार के हैं। हमने समूह संचार पढ़ा, हमने जनसंचार भी पढ़ा, हमने अंतःवैयक्तिक भी पढ़ा, इंट्रापर्सनल भी पढ़ा, अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल भी संचार हमने पढ़ लिया। ओके, अंतःवैयक्तिक हमने बताया कि संचार के इस स्तर में प्रेषक यानी संचारक व प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है। ओके, ठीक है। और अंतर्वैयक्तिक के कई पार्ट हमने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तक संचार होता है तो यह संचार 2 तरफा प्रक्रिया होती है। यह कई टाइप के होते हैं, शाब्दिक संचार, अशाब्दिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन, एक लिखित यानी रिटन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और उसी में हम जब आगे बढ़ते हैं तो मौखिक संचार में हम बताते हैं कि इसी के अंतर्गत अंगूरी लता, ग्रे पॉइंट, एंट्रोपी इसको कहते हैं, जब इसमें व्यवधान, रुकावट उत्पन्न होती है। लिखित संचार भी हम उसी में बताते हैं। यह लिखित और मौखिक दोनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं, आप देख रहे हैं शाब्दिक संचार के अंतर्गत आ रहे हैं। ओके, ठीक है। और फिर अशाब्दिक में हमने बताया इसके कई भाग हैं, प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, पार्श्व भाषा, स्पर्श यानी टच लैंग्वेज, क्रोनोमिक्स, ये चीज़ें हैं। तो हमने बताया काइनेसिक्स क्या है, काय भाषा, लैंग्वेज ऑफ बॉडी है, लैंग्वेज ऑफ बॉडी की बात हो रही है। प्रॉक्सिमिक्स अंतराल की भाषा हो रही है। क्रोनोमिक्स समय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ टाइम। मोनोक्रोनोमिक्स, पॉलीक्रोनोमिक्स की बात हो रही है। हैप्टिक्स या स्पर्श की भाषा, टच लैंग्वेज, आँखों की भी बात यहाँ पर हो गई। पास भाषा, पैरा लैंग्वेज यहाँ पर हमने बताया। और इसके बाद समूह संचार और जनसंचार को हमने आपको बताया। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी संप्रेषण के अंतर्गत। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। पिछले लेक्चर में कुछ ही लोगों के फीडबैक आए हुए हैं, जैसे दीपिका वर्मा जी का फीडबैक आया हुआ है, साक्षी चौरसिया, अफरोज इतराज, मीनाक्षी गौतम और राजमणि राय जी का। तो आप इस लेक्चर पर फीडबैक दीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या आपको और लेक्चर इस प्रकार के चाहिए या फिर लेक्चर को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। तो आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप रेगुलर मॉर्निंग में क्विज, मॉर्निंग ही क्या अब क्विज का लेवल बढ़ा दिया गया है। मॉर्निंग और इवनिंग किसी भी समय मिलता है तो वहाँ पर क्विज डाल दिए जाते हैं। और जो भी वीडियो जितना हम पहले सुबह में अपडेट करते हैं कि ये लेक्चर आएंगे तो वो लेक्चर आपको मिलते हैं, वो लेक्चर जाकर आप देखा करिए, ठीक है। तो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जल्द ही इस पर पूरे तरीके से करंट अफेयर का क्विज कराया जाएगा। और उसके अलावा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।